रियल हीरोज, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। कोरोना काल में आपने हर परिस्थिति देखी और सीख भी लिया। कोरोना काल में ही हमने रियल हीरो नहीं, रियल हीरो को भी देखा, जिन्होंने दिन रात एक करके तमाम लोगों की मदद की जिनको जरूरत थी। उन्हीं में से एक रियल हीरो हमारे साथ जुड़े। जी हाँ, नरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एक समाज सेवी के साथ साथ बिजनेसमैन भी है। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड। धन्यवाद प्रीति जी। बिल्कुल, सबसे पहला सवाल यही होगा कि कोरोना काल में किस तरीके से आपने लोगों की मदद करी, क्योंकि ये जानने को मिला था कि कोरोना काल में लोगों की मदद करते हुए आप खुद भी पॉजिटिव हो गए थे। जी, कोरोना काल 2020 से ही, जब पहला लॉकडाउन हुआ उस समय से ही हम लोग निरंतर रूप से नोएडा और दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे थे और पिछले साल भी करीब 2 लाख लोगों को हम लोगों ने मदद पहुंचाया। इस साल सौभाग्य से मैं अपने गृह जिला सीतामढ़ी में था, जहाँ पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और जब मेरे ज़िले में, मेरे गांव में लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, लोगों को खाने के लिए राशन नहीं था, उस समय हमें लगा कि यहाँ से जाने से ज़्यादा बेटर है कि यहाँ रह कर के लड़ा जाए। और एक स्ट्रैटेजी की तरह टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी बनाई हम लोगों ने, और उसी को फॉलो करते हुए हम लोग घर घर पहुँचे और सीतामढ़ी ज़िले के 2 प्रखंड रूनी सैदपुर और डुमरा में हम लोगों ने एक मैन टू मैन मार्किंग करके लोगों की ट्रेसिंग की। लास्ट ईयर जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद से ही मैंने डिसाइड किया कि ये मेरा व्यक्तिगत युद्ध होगा और जितनी शक्ति, जितनी श्रद्धा, जितना समर्थन मिलेगा उसके आधार पर मैं अपना ये जंग जारी रखूंगा। और आज भी ये जंग जारी है। और इसके साथ ही हम लोगों ने देखा कि कोरोना के साथ साथ जब आप आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा कि लोग भुखमरी के भी बहुत शिकार हो रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने नोएडा और सीतामढ़ी दोनों जगह पे हमारा आत्मनिर्भर सेवा किचन चलता है, जो लॉकडाउन के समय में फ्री ऑफ कॉस्ट था। और अभी हम लोग दिन में 5000 से ज़्यादा लोगों को खाना पहुंचाने में समर्थ हो पा रहे हैं। बिल्कुल, आपने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयां देखी है। क्या ये कहना सही होगा कि यही वजह है कि आप लोगों की मदद के लिए आगे आए? जी, मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी अभी गांव में किसान हैं और आज पिछले साल जब कोरोना दस्तक दे ही रहा था, और उन्होंने अपनी जो भी कमाया हुआ उनका धन था, उन्होंने सब अपने समाज में लोगों को दे दिया। वही मेरे लिए प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बताया कि आपका संगठन इस तरीके के काम कर रहा है, ऐसे में आपने जिक्र किया कि लड़कियों के लिए भी विशेष तौर पर काम किया जा रहा है, जो लड़कियां शिक्षा ठीक से प्राप्त नहीं कर पाती थी। तो ऐसे में किस तरीके से आपका ये संगठन, आपकी ये टीम काम करती है? मेरी संगठन आत्मनिर्भर सेना, हम लोगों का एक उद्देश्य है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जो महिला सशक्तिकरण है, उस पर काम किया जाए। क्योंकि देश में जेंडर इनइक्वलिटी के साथ साथ जो सोशल स्तर पे जो फाइनेंशियली महिलाओं को हमेशा शोषित किया जाता है, तो उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया कि जो 10th 12th पास लड़कियां गांव में है, उनको हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे ला करके उनको एक जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें उनको ऑफिस कैसे मैनेज करना है, एक्सेल या टैली है या बेसिक जो वर्क होता है जो एक 12th पास लड़कियां कर सकती है, उसको देने का काम किया हम लोगों ने। और 1100 से ज़्यादा लोगों का हम लोगों ने डेटाबेस बनाया है और उनका जॉब प्लेसमेंट भी हम लोगों ने राज्य के विभिन्न जगहों पे स्टार्ट किया। और ये केंद्र एक नॉर्मल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, इसमें क्या होता है, हमारा एक अपना कैरिकुलम है, उस कैरिकुलम के आधार पर हम लोग उनको ट्रेन करते हैं, जिसे हिंदराइज पाठशाला के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, तो क्या ये बिहार के सीतामढ़ी से ही आप इसे चला रहे हैं? किस तरीके से वहां पर जो बच्चियां हैं वो आती हैं, क्या कुछ उनका कहना होता है, कितने सपने उनके आंखों में? देखिए, उनके आंखों में एक सपना है आत्मनिर्भर बनने का। और आत्मनिर्भर कहना बहुत आसान है, लेकिन बनने के लिए और बनाने के लिए बहुत बड़ा एक विषय है। तो इस पे हमारी संस्था निरंतर रूप से गांव के उन लड़कियों को या हमारे समाज की लड़कियों को जो जिनमें टैलेंट है लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा या उनको आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है, तो वैसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर करके उनको अपने साथ जोड़ते हैं और उनको ट्रेन करते हैं, फिर वो हमारे मेंबर होते हैं। और ये काम हम लोगों ने सबसे पहले नोएडा में स्टार्ट किया था। अभी सीतामढ़ी में हम लोगों का 2 सेंटर चल रहा था, जो लॉकडाउन की वजह से अभी बंद है। इन आने वाले समय में हमारी सेंटर्स हर पंचायत तक पहुंचाने का हम लोगों का कोशिश है कि हर पंचायत तक पहुंचे। और जब तक आप देश का संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब आप महिलाओं को आगे लेकर के चलेंगे। बिल्कुल, तो आप बिहार के सीतामढ़ी से बेसिकली हैं, यहाँ पर आपका जन्म स्थान है। तो ऐसे में क्या समस्याएं आपने पहले देखी वहां पर, अब किस तरीके की समस्या आप देख पाते हैं? आपको क्या लगता है कैसे दूर किया जा सकता है? इसको लेकर कोई प्लानिंग आपके पास? देखिए, सीतामढ़ी जिला देश का सबसे
अशिक्षित जिलों में है, सबसे ज्यादा इलिटरेट जो हमारे पब्लिक के जो चुने नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हैं। इसके वजह से विगत कई वर्षों में चाहे सरकार आई गई, लोग नए आए गए, लेकिन वो विकास नहीं हो पाया। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की हालत थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। तो हमारी संस्था का हमारा ये उद्देश्य है और कि सरकार की जो योजना है उसको जन जन तक पहुंचाना हमारा सबसे पहले प्राथमिकता होगा। और उस योजना के लिए हम लोगों ने ब्लॉग्स, सोशल मीडिया, इन सब का सहारा लिया है। गांव में हम लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं जिससे लोगों को बताते हैं कि कैसे काम करना है। और व्यक्तिगत रूप से मैंने ये देखा कि अगर मैं आत्मनिर्भरता की बात करता हूँ तो मुझे इसकी शुरुआत अपने पंचायत से करनी होगी। तो मेरा ओलीपुर सरचिया पंचायत रूनीसैदपुर प्रखंड में आता है सीतामढ़ी के। वहाँ पे मैंने अपने संस्था और अपने व्यक्तिगत फंड को यूज करते हुए एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया कि कोरोना में मैंने देखा कि लोग पैसा लेके भी अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे, बड़े बड़े लोग मरते गए। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट को चाहिए वो चाहिए। और हमारे आने वाले समय में विशेष राज्य का दर्जा जो बिहार को मिलना चाहिए, उस पर एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है हमें। और साथ में सीतामढ़ी को एक विशेष जिला का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि सीतामढ़ी बिहार के सबसे गरीब जिलों में से आता है। और साथ में ही बिहार में भी आप देखेंगे कि कुछ जिला बहुत डेवलप है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है और कुछ जिले में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, उन जिलों को, उन गांवों को, उन पंचायत को चिन्हित करना पड़ेगा जहाँ इस तरह की समस्या है। बिल्कुल नरेंद्र जी, आप सीतामढ़ी का जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ आपकी प्लानिंग से इसका भी आपने जिक्र किया। लेकिन कोरोना काल में जहां हम एक तरफ देखते हैं कि लोग आर्थिक तौर पर कमजोर हो गए थे, आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा परेशान थे, ऐसे में कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे थे कि हमें सेविंग्स करनी चाहिए आने वाले दिनों के लिए। लेकिन आपने अपनी सेविंग्स को किस तरीके से लोगों की मदद में लगाया, वो आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही आपका अनुभव कैसा रहा इस दौरान? देखिए, पिछले 1 सालों में करीब 2.5 करोड़ के आसपास मैंने अपना व्यक्तिगत फंड एक्सपेंस कर दिया है और इसका कोई गम नहीं है। और बहुत सारे लोग उसके बाद देख करके आने लगे कि नहीं, आप अच्छा कर रहे हो। तो मेरा यही कहना है आपके श्रोता और जो भी लोग देख रहे हैं कि वो अच्छा काम करेंगे तो सारी दुनिया उनके साथ आएगी और लोग उनका सपोर्ट करेंगे। कोरोना काल में हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम 10 से 12 हजार लोगों तक पहुंचेंगे जिनको दवा की जरूरत है। हम लोग हमने एक पूरा वार रूम बनाया सीतामढ़ी में, जहां पे वार रूम में 20 लोग कंप्यूटर से जुड़े। वार रूम से लोगों को फोन किया, पॉजिटिव लोगों को, उनको राशन पहुंचाया, फैबीफ्लू जैसी दवाई, बाकी दवाई जिसका ब्लैकमेलिंग हो रहा था मार्केट में, उसको हम लोगों ने मुफ्त पहुंचाया। ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य है और मुझे लगता है कि मैंने अपने जिंदगी का सबसे बेहतर 1 साल बिताया है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं आप। आखिर कहां से आपको ये प्रेरणा मिली? आपके प्रेरणा स्रोत कौन? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत सालों से फॉलो करता हूं। जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब भी फॉलो किया है उनको और उनके मार्गदर्शन में, उनके रास्ते पे चलने का कोशिश किया। और इसके लिए मुझे लगा कि एक अलग संगठन होना चाहिए जो सिर्फ आत्मनिर्भरता की बात करे, जिसमें, जो कि मैं प्रोफेशनल हूं, मैंने बहुत सारे दुनिया के बाकी कंट्रीज में भी ट्रेवल किया है। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि जो प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं उसको धरातल पे कैसे पहुंचाया जाए। जैसे उन्होंने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा संगठन है वहां पे इस तरीके की जानकारी लोगों को दी जाए। बिल्कुल, कोरोना काल में आप उद्योग का, व्यापार का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, कोरोना काल में हमने देखा है बेहद से लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। अगर हम बिहार का जिक्र करते हैं, आपको क्या लगता है कहां पर खामी है, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें सुधार करने की जरूरत है ताकि जो बिहार है उसमें विकास तेजी के साथ? देखिए, बिहार के विकास के लिए सबसे बड़ा बाधा है बिहार का औद्योगिक नीति। बिहार के इंडस्ट्रियल पॉलिसी को आप 10 बार पढ़ने का कोशिश करेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा जी। तो इसके संबंध में हम लोगों ने उद्योग मंत्री जी को भी लिखने का काम किया है और ये समझ में आया है कि सबसे पहले एक पॉलिसी लेवल पे काम हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टार्टअप का सेल हो और सरकार जो आज जो फंड दे रही है उसको जातिगत ना बना करके एक व्यापारी को, एक बिजनेस कम्युनिटी को दिया जाए। तो सरकार को सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि डेवलपमेंट का कोई कास्ट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कास्टिज्म ना हो और माइक्रो लेवल पे काम हो। हर जिले में उद्योग लगाना जरूरी है। जो उद्योग बंद हो रहे हैं उसको चालू करना, उसको फंड देना सरकार की जिम्मेदारी है
और साथ में ही लोगों की जिम्मेदारी है। हर चीज़ आप सरकार पर नहीं छोड़ सकते, तो लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा, लोगों को भी देखना पड़ेगा कि अगर मेरे जिले में, मेरे राज्य में उद्योग आता है तो उस उद्योग का स्वागत करें और उनके लिए मेहनत करें, तभी आपका क्षेत्र विकसित होगा। बिल्कुल, देखिए मेहनत काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपसे ये भी जानने की कोशिश होगी, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में इतनी सारी भूमिका को निभा रहा है, ऐसे भी किस तरीके से आप मैनेज कर पाते हैं? एक समाज सेवी भी आप हैं, बिजनेसमैन भी आप हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, कई एनजीओ के बारे में भी आप जिक्र कर रहे थे, तो कई तमाम ऐसी चीजें हैं। तो इतनी सारी भूमिका को निभाने का मैं कहूंगी कि सीधे तौर पर परिवार का सपोर्ट मिलता है, फैमिली का सपोर्ट मिलता है, क्या यही वजह है कि आप आसानी के साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं? देखिए, जब भी आप अच्छा काम करते हैं तो हो सकता है आपके घर से विरोध हो सकता है समर्थन हो जी। मुझे वो सौभाग्य मिला कि मेरे घर में लोगों ने सपोर्ट किया, खास करके मेरे पिताजी जो आज 75 साल से ज्यादा हो चुका है उनका एज, और वो आगे बढ़ के मुझसे ज्यादा एनर्जी उनकी दिखती है जब समाज सेवा की बात आती है। तो वो फील्ड में जाते हैं तो मुझे भी लगता है कि नहीं, मैं भी अपना योगदान जारी रखूं और मैं सही रास्ते पे हूँ। और इस दौरान हम लोगों ने, जो कि बिजनेस भी है अपना, सारी चीजें हैं, तो टीम है और बाकी टीम मेंबर्स को भी लगा कि नहीं, उनको काम करना चाहिए, तो उन्होंने अपना अपना काम करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे चीजें सिंक्रोनाइज होती चली गई और हम लोग कुछ योगदान कर पाए इस महामारी में। बिल्कुल, देखिए कोरोना काल का अगर हम जिक्र करते हैं, अभी तो थर्ड वेव के बारे में लगातार जो है वो खबरें आ रही हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्लानिंग है उसको लेकर? चूंकि अभी भी लोग परेशान हैं, तो क्या आने वाले दिनों में इसी तरीके से हम आपकी समाज सेवा देख पाएंगे? देखिए, थर्ड वेव से पहले एक बहुत बड़ा समस्या है समाज का, वो है भुखमरी का, जिसमें जो सरकार अगर राशन भी देती है तो वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया और थर्ड वेव की तैयारी हम लोगों ने बहुत पहले कर ली है। हमारे पास काफी संख्या में मास्क, सैनिटाइजर, मेडिसिन इत्यादि ऑलरेडी अवेलेबल है और नोएडा और सीतामढ़ी दोनों ही जगह पे हमारे पास काफी सारा संख्या में स्टॉक अवेलेबल है। और साथ में ही हम लोग अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं ताकि पिछली बार की तरह जितने लोगों ने अपना जान गंवाया वो फिर से देखने को ना मिले और लोग निरंतर रूप से सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो अवेयरनेस टेक्निक्स है उसको करें। इसके लिए हमारी जो व्हीकल्स है वो सीतामढ़ी और बाकी जगहों पे रिकॉर्डेड वॉइस के थ्रू लोगों को जागरूक करती है। हमारे वॉलंटियर्स घर घर जाके लोगों को बताते हैं कि जब आपको बुखार हो किस सिम्टम्स में कोरोना हो सकता है, और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक करने का काम हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो हमारा अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। बिल्कुल, आपने कहा कि आप लोगों को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जब आप फील्ड पे रहते हैं, जब आप समाज सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो लोगों की क्या कुछ समस्याएं होती है? क्या वाकई वो कोरोना को लेकर अभी भी जागरूक नहीं है? आपको लगता है कि लोगों की जागरूकता के लिए अभी और बेहद से ऐसे कार्यक्रम है जो चलाने चाहिए जमीनी स्तर पर? देखिए, निश्चित तौर पर लोगों की जागरूक, किसी भी महामारी से निपटने के लिए जैसे पोलियो को हम लोगों ने घर घर जा करके निपटा, उसी तरीके से इस पे हमें काम करना पड़ेगा। और मुझे ग्राउंड पे भी हमने देखा कि सरकार भी काफ़ी कोशिश कर रही है इसको निपटने के लिए, लेकिन ज़रूरी यह है कि आप इसको सोशल मीडिया, चाहे टीवी चैनल्स में इसका प्रचार प्रसार हो। जनप्रतिनिधि, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रधान है, मुखिया है, जो वार्ड काउंसलर है, उनका काम होना चाहिए, उनको एक दायित्व देना चाहिए कि भाई तुमको जाकर के लोगों को बताना है कि कोरोना कैसे स्प्रेड होता है। बिल्कुल, देखिए आप तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का अगर मैं जिक्र करती हूँ, सरकार का मैं जिक्र करती हूँ, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में ठीक तरीके से विकास हो पा रहा है? कहाँ पर कुछ खामियां आपको नजर आ रही है, या फिर प्रशासन का पूरा सपोर्ट आप तक पहुंच रहा है? देखिए, प्रशासन का कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं रहा हम लोगों के पूरे ट्रेनर में जी। और यूपी में जब हम लोगों ने काम किया तो ऑफकोर्स अच्छा सपोर्ट था, यहाँ लोग ज्यादा एक्टिव है। लेकिन सीतामढ़ी जैसे जिले या बाकी मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने काम किया, शिवहर में भी काम किया, तो प्रशासन का वहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। और इस सपोर्ट नहीं होने के बाद भी हमारी किसी भी काम में कोई दिक्कत नहीं आई। जहाँ तक विकास की बात है तो बिहार में एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की जरूरत है, नहीं तो ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा क्राइसिस हो जाएगा जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 70 से 80% यूथ अभी अनएम्प्लॉयड है, उनके पास काम नहीं है। और दूसरी बात है कि वो स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड इसलिए नहीं है कि उनके अंदर एक आत्मविश्वास का ऐसा कमी है क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती। आपको पता होगा कि बिहार सरकार ने बहुत आज से 50 साल पहले इंग्लिश को क्लास 10 से हटा दिया था कि 10th पास करने के लिए आपको इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है। और उसका इतना बड़ा खामियाजा आपको एज ए स्टूडेंट आपको आगे देखने को मिलता है कि जब किसी भी आप इंटरव्यू में जाए, किसी भी सरकारी नौकरी में जाए, आज बिना इंग्लिश का उसको रोजगार नहीं मिलता। तो हमारी कोशिश है कि सरकार इस बात पे ध्यान दे और इंग्लिश को अगले 2-3 सालों में आवश्यक करे, और जो स्कूलिंग है हमारे उस पर फोकस करे। जिस तरीके से
स्कूलिंग पे बाकी राज्यों में काम हुआ है, उस लेवल पे हमें काम करने की जरूरत है, जिसमें गुजरात एक बहुत बड़ा मॉडल है हमारे लिए, यूपी एक बहुत बड़ा मॉडल बन सकता है। बिल्कुल, आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम पे काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है? जी, तो एजुकेशन क्या है कि आप सिर्फ रिजल्ट निकाले जा रहे हैं, बच्चे पास हो रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयड कम्युनिटी क्रिएट हो रहा है। हर घर में लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनको पता ही नहीं है उनको काम क्या करना है। हम लोग वहाँ पे एक कॉल सेंटर सेटअप करने का कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना काल में जिस तरीके से इन्होंने लोगों की मदद की है, और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में भी ये लोगों की ऐसे ही मदद करेंगे, और समाज में ऐसे लोगों को अब बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि विपत्ति की घड़ी में ही लोगों की सहायता करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत को निभाना जरूरी है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।